नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की। आंदोलन का आज 15वां दिन है। किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का मन बना लिया है। सरकार भी किसानों के मूड को देखते हुए अपनी अगली रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। किसान आंदोलन की हर बड़ी खबर सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 9 किसान क्रांति में। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े आंदोलन कर रहे किसान एक बार फिर 14 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। अपनी मांगों के माने जाने तक आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। किसान देश भर में बीजेपी नेताओं का घेराव भी करेंगे। आंदोलनकारी किसानों ने 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम करने का फैसला किया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील करेंगे। जयपुर हाईवे सील करने के लिए पलवल से 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला आएगा। 12 दिसंबर को सभी टोल खोल दिए जाएंगे। किसान अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का भी बहिष्कार करेंगे। किसानों ने कृषि कानून की जगह केंद्र सरकार के भेजे नए प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा उन्हें एमएसपी पर कानून चाहिए। सरकार के प्रस्ताव में एमएसपी को पहले की तरह जारी रखने की बात कही गई थी। विवाद सिविल कोर्ट में जाएंगे। निजी मंडियों में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होगा। किसानों द्वारा सरकार के कृषि कानून पर नए प्रस्ताव को खारिज करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की लंबी बैठक चली। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार 14 दिसंबर से पहले किसानों को फिर बातचीत के लिए बुला सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि खुले दिल से किसानों से बात कर रहे हैं। सरकार को समाधान की पूरी उम्मीद है। एपीएमसी और एमएसपी हमेशा रहेंगे। एपीएमसी भी रहेगी। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी। कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कल शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। डेलीगेशन में राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा और टीआर बालू शामिल थे। सभी ने एक सुर में कहा कि मोदी सरकार किसानों की मांग माने और कृषि कानूनों को वापस ले। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा है कि किसानों के आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। महाराष्ट्र के जालना में दानवे ने कहा इससे पहले एनआरसी और सीए को लेकर भी मुस्लिम समाज को भड़काया गया था, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए। अब किसानों को भी बरगलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज किसानों के आंदोलन के समर्थन में कोलकाता में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी। दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच ममता धरना में शामिल होंगी। टीएमसी पहले से ही किसानों के समर्थन में कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र से दिल्ली में किसानों के आंदोलन में शामिल होने जा रहे करीब 700 किसानों को राजस्थान के भरतपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रोक दिया। किसानों का नेतृत्व महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री बच्चू बहु गुड्डू कर रहे थे। किसान अब दिल्ली किसी दूसरे रास्ते से पहुंचने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। उनका क्या है प्लान? पाकिस्तान की हिमाकत का भारतीय जवानों ने कैसे दिया मुंह तोड़ जवाब? और नए संसद भवन में क्या होगा खास? इन खबरों के साथ राष्ट्र की सभी अहम खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 राष्ट्रनामा में। पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे के दूसरे दिन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दक्षिण 24 परगना में मछुआरों से मुलाकात करेंगे। यहाँ नड्डा दोपहर 12 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो रामकृष्ण मिशन आश्रम जाएंगे। दौरे के पहले दिन कल नड्डा ने कालीघाट शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करके जीत का आशीर्वाद लिया। ममता के गढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इस बार राज्य में पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी पर चुन चुन कर वार किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बीच सीएम ममता बनर्जी ने भी करारा पलटवार किया। उत्तर 24 परगना में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। उनके रहते बंगाल में एनआरसी या एनपीआर लागू नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे नए संसद भवन की नींव रखेंगे। नया संसद भवन 4 मंजिला होगा। 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की हिमाकत का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सीज फायर के उल्लंघन की जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान ने मनकोट सेक्टर में भारत को उकसाने के लिए मोर्टार से गोले दागने के साथ फायरिंग की थी।
चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत इजराइल के रिमोट कंट्रोल किलर गन स्मैश 2000 खरीदेगा। ये हथियार चीन और पाकिस्तान के ड्रोन के लिए काल बनेगा। इसी हथियार की मदद से इजराइल ने हाल ही में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या की थी। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के 5वें दौर के लिए वोटिंग हो रही है। आज 8 लाख से ज्यादा मतदाता 299 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक 37 सीटों पर वोटिंग होगी। अभिनेता अनिल कुमार ने अपनी फिल्म एके वर्सेस एके में वायुसेना की यूनिफॉर्म में कुछ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर वायुसेना से माफी मांग ली है। फिल्म के ट्रेलर में इस्तेमाल भाषा को लेकर वायुसेना ने ऐतराज जताते हुए विवादित सीन को हटाने की मांग की थी। मोदी सरकार देश भर में वाईफाई का जाल बिछाने का काम बहुत बड़े स्तर पर करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार देश में 1 करोड़ डेटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया है, जिसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। और महाराष्ट्र में अब बलात्कार के दोषियों को सजाए मौत मिलेगी। कहां से सामने आया लव जिहाद का नया मामला और किस स्टेशन से जब्त हुई 10.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स। राज्यों से जुड़ी अहम खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शक्ति एक्ट की मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसमें रेप के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। इसके तहत रेप के मामलों में 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 30 दिनों के अंदर ट्रायल खत्म करने का प्रावधान रखा गया है। ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा। हिंदी के प्रख्यात लेखक और कवि मंगलेश डबराल का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना और फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मंगलेश डबराल वर्तमान में हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम थे। यूपी में सहायक अध्यापक भर्ती में संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी किया और आदेश के पालन करने का एक और मौका दिया है। कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर विशेष सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश भी दिए हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए चित्रकूट धाम से कामदगिरी पर्वत की शिलाएं लेकर संतों की एक टोली अयोध्या पहुंची। चित्रकूट से आए संतों का कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने वनवास अवधि के 11 साल 11 महीने चित्रकूट में गुजारे, इसलिए मंदिर में वहां की शिलाएं जरूर लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दूल्हे की कोरोना से मौत के बाद दुल्हन समेत परिवार के 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। युवक में कोरोना वायरस के लक्षण थे, लेकिन जांच नहीं कराई गई थी। पॉजिटिव पाए गए 9 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। यूपी के सोनभद्र में शादी में शामिल होने गई विवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। वो हत्या की वजहों का पता लगाने में जुटी है। महाराष्ट्र के नासिक में एक होटल मालिक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। होटल मालिक ने मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग के खाना मांगने पर उस पर गर्म पानी फेंक कर उसे घायल कर दिया। घायल दिव्यांग को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हरियाणा के यमुनानगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी पर नाम और धर्म बदलकर लड़की को फंसाने का आरोप लगा है। युवती ने आरोपी और उसके भाइयों पर रेप का आरोप भी लगाया है। आरोपी हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नशे की बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाइजीरियाई नागरिक और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 10.5 किलो एम्फेटामाइन बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए हो सकती है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को क्यों है डेटा जमा करने की जरूरत? ब्रिटेन में वैक्सीन के बावजूद क्यों पड़े 2 हेल्थ वर्कर बीमार? और कहां लगा 8 सेकंड के लिए कमरे से बाहर निकलने पर 2.5 लाख का जुर्माना? कोरोना वैक्सीन से जुड़ी तमाम खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 वैक्सीन रिपोर्ट में। वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी और ज्यादा डेटा जमा कराने की जरूरत है, जबकि तीसरी कंपनी फाइजर ने प्रेजेंटेशन के लिए और समय मांगा है। कनाडा में भी फाइजर को कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कनाडा के स्वास्थ्य विभाग ने बयान में कहा है कि देश के लोग विश्वास कर सकते हैं कि जो हमारे पास मजबूत निगरानी व्यवस्था है उसके जरिए वैक्सीन को लेकर कड़ी समीक्षा प्रक्रिया अपनाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे आदेश पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अमेरिकियों को सबसे पहले सुरक्षित और कारगर टीके की पहुंच सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इसके लिए डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट भी लागू करेंगे।
ब्रिटेन में पहले ही दिन फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाने से 2 हेल्थ वर्कर्स बीमार हो गए। इन्हें वैक्सीन से एलर्जी रिएक्शन हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हेल्थ सर्विस ने पुष्टि की है कि दोनों पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस के शिकार हुए हैं। जर्मनी में अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती और इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। ज्यादातर मरीज गंभीर हालात में अस्पताल जा रहे हैं और उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। जर्मनी में ये बढ़ोतरी कोरोना की पहली लहर में सामने आए मामलों से 5 गुना ज्यादा है। दुनिया के अमीर देशों ने अपनी आबादी से 3 गुना ज्यादा कोरोना वैक्सीन खरीद ली है। कनाडा, यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, मकाऊ, न्यूजीलैंड, इजराइल और कुवैत वैक्सीन का पर्याप्त भंडार ऑर्डर कर चुके हैं। ताइवान कोरोना नियमों को लेकर कितना सख्त है कि होटल में क्वारंटीन किए गए एक शख्स को 8 सेकंड के लिए रूम से बाहर निकलने पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। ताइवान में क्वारंटीन नियमों के तहत लोगों को अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। एरिजोना विश्वविद्यालय की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस ठहरे हुए पानी में 10 दिनों तक जीवित रहता है। लकड़ी से लेकर प्लास्टिक, स्टील, कपड़े और अलग अलग चीजों पर कोरोना कई दिनों तक सरवाइव कर सकता है। फ्रांस सरकार का कहना है कि संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो देश में कोविड-19 लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने में देरी की जाएगी। फ्रांस में 15 दिसंबर को सिनेमाघरों और संग्रहालय को फिर से खोलने की इजाजत दी गई है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैसी अफवाह फैला रहे हैं। सीमा पर पाकिस्तान की सेना कौन सी खतरनाक साजिश रच रही है और क्या चीन युद्ध की तैयारी में? पाकिस्तान और चीन से जुड़ी सभी अहम खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाकिस्तान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अपनी कठपुतली इमरान सरकार को बचाने के लिए भारत के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान की सेना LOC के कई जगहों पर बैट हमले की कोशिश कर सकती है। पाकिस्तान आर्मी ऐसे हमले कर पाकिस्तान में लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के बडगांव में नाके पर चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी तारिक अहमद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी के पास से पिस्टल के साथ गोला बारूद बरामद किया गया है। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल किसी से छिपा नहीं है। अब अमेरिकी रिपोर्ट ने भी अल्पसंख्यकों के साथ बर्बर व्यवहार पर मुहर लगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हिंदू और ईसाई लड़कियों को चीन में दासी बताकर उनकी मार्केटिंग करता है। चीनी नागरिकों से उनकी जबरदस्ती शादी कराई जाती है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने भारत के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर वाले घर को म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। वहां की सरकार ने दिलीप कुमार के घर को 40 लाख रुपए में जबकि राज कपूर के घर को 48 लाख में खरीदकर म्यूजियम बनाएगी। इमरान सरकार के खिलाफ 13 दिसंबर को लाहौर में 11 विपक्षी पार्टियों की होने वाली रैली को लेकर पुलिस ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में PML नवाज की नेता मरियम नवाज पर हमले की आशंका जताई गई है। रैली की जगह से साउंड सिस्टम के वेंडर को गैर कानूनी हथियार रखने पर गिरफ्तार किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत के साथ चीन के संबंधों को अब तक के सबसे खराब दौर में बताया है। उन्होंने कहा, सीमा पर शांति समझौता तोड़ने को लेकर चीन 5 बार सफाई दे चुका है, लेकिन हर बार वो इसमें नाकाम रहा है। तनाव को अब 8 महीने होने को हैं, मगर उसके दूर होने के कोई आसार नहीं नजर आते। LAC पर तनाव के हालात के बीच चीन पहाड़ी इलाकों में जंग की तैयारी में जुटा है। चीनी सेना की 72वीं ग्रुप आर्मी से संबंधित लाइट वेट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड ने कुछ दिन पहले एक लाइव फायर टैक्टिकल एक्सरसाइज की थी। चीन ने व्हीकल माउंट होवित्जर गन PCL 171 को अपनी सेना में शामिल किया है। भारत की तरफ से ऐप बैन किए जाने पर सवाल उठाने वाले चीन ने अब खुद 105 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। जिन ऐप्स को बैन किया गया है उसमें अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों के पॉपुलर मोबाइल ऐप शामिल हैं। चीन का कहना है कि जुआ, हिंसा और बैन कंटेंट परोसने के कारण इन ऐप्स को बैन किया गया है। और रूस ने कहा समंदर में दिखाई ताकत। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अब क्या नया कदम उठाया? फ्रांस में कट्टरपंथियों के खिलाफ क्या है मैक्रोन सरकार का प्लान? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड एट वॉर। रूस की नौसेना ने बेरिंज सी में युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई। इस ड्रिल में लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल की लॉन्चिंग की प्रैक्टिस की गई। युद्धाभ्यास में परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन और Tu-160 और Tu-95 बॉम्बर फाइटर जेट्स भी शामिल हुए। ईरान ने यमन में तैनात अमेरिकी राजदूत पर बैन लगा दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी राजदूत यमन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने यमन में तैनात ईरान के राजदूत को बैन किया था।
अमेरिका के साथ बढ़ती तल्खी के बीच अब ईरान ने आरोप लगाया है कि उसके परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या में नाटो के हथियार का इस्तेमाल किया गया। ईरान का आरोप है कि उसके परमाणु वैज्ञानिक की हत्या में नाटो और इजराइल का हाथ है। रूस ने अमेरिका से कहा है कि वो ईरान के ऑयल सेक्टर पर लगाए गए बैन को हटाए। रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों को अवैध बताते हुए कहा है कि इस बैन से ईरान के आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अमेरिकी बैन के कारण ईरान तेल नहीं बेच पा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के निर्देश के बीच अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने खतरे की आशंका जताई है। रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि ईरान अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ईरान को काबू करने के लिए नया प्लान बनाना होगा। ट्रंप प्रशासन सीरिया की बशर अल असद सरकार पर नए बैन लगाने की तैयारी में है। अमेरिका का कहना है कि असद सरकार सीरिया में चल रही लड़ाई के राजनीतिक समाधान की कोशिश नहीं कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि असद सरकार पर समाधान तलाशने के लिए दबाव बनाया जाए। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की सरकार इस्लामी कट्टरपंथियों से निपटने के लिए नया कानून बना रही है। नए कानून में मस्जिदों को रजिस्टर्ड कराना जरूरी कर दिया गया है। नए कानून में कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ी सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कनाडा में घातक दस्ता भेजने की खबरों से इनकार किया है। आरोप लगा था कि कनाडा में रह रहे खुफिया अधिकारी साद अल जबरी को मारने के लिए सऊदी के क्राउन प्रिंस ने घातक दस्ता भेजा था। अल जबरी 3 साल पहले सऊदी छोड़कर भाग गए थे। आज होने वाली यूरोपियन यूनियन की अहम बैठक में तुर्की पर बैन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ग्रीस और साइप्रस ने तुर्की पर बैन लगाने की मांग की है। दोनों देशों का आरोप है कि तुर्की ताकत के दम पर पड़ोसी देशों की जमीन कब्जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने 26 नवंबर को तुर्की पर बैन लगाने की बात कही थी। अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट यान क्यों हो गया क्रैश? इराक में कहां ऑयल फील्ड में लगी आग? वेनिस शहर को कैसे बाढ़ ने कर दिया तबाह? किसने उड़ाई दिग्गज साइबर सिक्योरिटी कंपनी फायर आई की नींद? देखते हैं टॉप 9 दुनिया में ये तमाम खबरें। अमेरिकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स का अत्याधुनिक स्टारशिप रॉकेट यान परीक्षण के दौरान ही क्रैश हो गया। क्रैश होते ही यान में जबरदस्त धमाका हुआ। स्पेसएक्स ने ये यान लोगों की मंगल यात्रा के लिए बनाया है। इससे पहले भी इसका 5 परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन कभी ये परीक्षण के लक्ष्य 8 मील तक नहीं जा पाया। इराक के उत्तरी किरकुक में तेल के 2 कुएं में आग लग गई। तेल की कुएं में आग पाइपलाइन में धमाके की वजह से हुई, जिससे भारी तबाही हुई। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकियों ने कुएं में बम ब्लास्ट के बाद आग लगाई। हालांकि किसी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। भारी बारिश से इटली का खूबसूरत शहर वेनिस बाढ़ की चपेट में है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इटली के पीएम ने इसे दिल पर चोट करने वाली आपदा करार दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से खुद पर लगाए गए बैन को गलत बताया है। लुकाशेंको ने कहा है कि बेलारूस उन पर और दूसरे अधिकारियों पर लगाए गए बैन को चुनौती देगा। आईओसी ने आंदोलनकारियों पर सख्ती के साथ लुकाशेंको और सरकार से जुड़े दूसरे अधिकारियों को बैन कर दिया था। अमेरिका में जो बाइडेन की सत्ता संभालने से पहले तुर्की और इजराइल के बीच संबंध सुधारने के लिए समझौता हो सकता है। तुर्की और इजराइल के बीच गोपनीय तरीके से समझौते के लिए बातचीत चल रही है। इससे पहले सऊदी अरब ने इजराइल के साथ समझौता किया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के अजरबैजान दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। एर्दोआन विजय समारोह में शामिल होने के लिए अजरबैजान पहुंचे हैं। कराबाख में आर्मेनिया पर जीत की खुशी में अजरबैजान में विजय दिवस मनाया जा रहा है। जंग में तुर्की ने अजरबैजान की मदद की थी। इथियोपिया से लौटी संयुक्त राष्ट्र की टीम ने अपनी रिपोर्ट में टिग्रे के हालात पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यूएन की टीम ने कहा है कि सरकार और बागियों के बीच लड़ाई से टिग्रे में हालात बेहद खराब हैं। टीम ने अपनी रिपोर्ट में टिग्रे में लोगों की हत्या पर सवाल उठाए हैं। साथ ही टिग्रे में हुए हत्याकांड की स्वतंत्र जांच की बात भी कही गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली को लेकर कानूनी लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ गई है। टेक्सास की याचिका पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन से चुनावी धांधली को लेकर दायर याचिका पर जवाब मांगा है। टेक्सास की तरफ से ये याचिका ट्रंप के समर्थन में दायर की गई है। दुनिया की दिग्गज साइबर सिक्योरिटी कंपनी फायर आई खुद हुई हैकिंग का शिकार। अमेरिका में सरकार और कॉर्पोरेट सिस्टम की देखरेख करने वाली फायर आई ने बताया है कि हैकर्स ने उससे असेसमेंट टूल को टारगेट करते हुए चुरा लिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।